केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज महागठबंधन पर जमकर बरसे। सारथी नीतीश कुमार को खड़ी खोटी सुनाया। पेश है उनसे बातचीत के अंश। जी सर, आप जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, मंत्री भी उस पीरियड में रहे हैं। नीतीश कुमार से आपके बहुत अच्छे संबंध थे, फिर क्या कारण है कि एक बैग आप छोड़ करके बीजेपी में आ गए? देखिए, बहुत सिंपल मामला था। देखिए, नीतीश बाबू की पूरी राजनीति क्या रही? उन्होंने हमेशा आरजेडी के खिलाफ राजनीति की, कांग्रेस के खिलाफ राजनीति की। बाकी इमरजेंसी में वो जेल गए थे। इस देश में इमरजेंसी कौन पार्टी लगाई थी? पूरी की पूरी 94 के बाद से नीतीश बाबू ने राजनीति की, किनके खिलाफ की थी? आरजेडी के खिलाफ। तो मेरा स्पष्ट था कि भाई, अगर आप आरजेडी के साथ जाएंगे तो मैं साथ में नहीं रहूँगा। और मेरी जो उस समय की सोच थी, बाद में देखा कि वही हुआ। तो मैं इसी बात के लिए था कि भाई 2020 में बिहार की जनता ने आपको एनडीए के नेता के रूप में वोट दिया कि आप एनडीए के नेता के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहिए, बिहार को विकसित प्रदेश बनाइए। केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, बेहतर समन्वय रहेगा, ज़्यादा आपको रिसोर्स मिलेंगे, तो बिहार जो पिछड़ा हुआ है आगे आएगा। लेकिन इन्होंने अपनी सोच के तहत फिर से जो है ये चले गए महागठबंधन की तरफ। तो भाई, मेरे ऐसा व्यक्ति तो इसमें साथ नहीं दे सकता था। अच्छा, बीजेपी के साथ आने पर एक एमपी जो है लगातार कह रहे हैं कि आपका जनाधार आपके गांव में भी नहीं है, ऐसा क्यों? बड़ा बढ़िया है भाई, जो एमपी कह रहे हैं तो बढ़िया ना। हमारे गांव में आधार नहीं है तो उनको काहे तकलीफ हो रहा है? लेकिन जिस एमपी का नाम ले रहे हैं आप, आज तक लोकसभा में बिना कागज देखे बोल पाया एक लाइन क्या? बताइए, जो इतने तीसरा टर्म में एमपी है, जरा एक लाइन अभी बोल नहीं सकता बिना कागज देखे हुए। हमारा गांव में जनाधार नहीं, हमारा गाँव गया है कभी? क्या हमारे गांव में आता था कब हमसे आशीर्वाद लेने की? समझे ना, इन लोगों की क्या औकात है वो सब कोई पता है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई, वो सपना देख रहे हैं, उनका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि उम्मीदवार नहीं, तो उनके सपना को तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खत्म कर दे रहे थे। हम क्या कहेंगे? लेकिन गठबंधन के और लोग तो चाह रहे हैं कि यही बने। चाह नहीं रहे, बल्कि चाह रहे हैं कि उसी बहाने वो कुर्सी छोड़ दें, अब महागठबंधन के जो सबसे बड़े जो पार्टी है उसके नेता जो है मुख्यमंत्री बन जाए। और क्या? आपका एक बयान आया था कि जिसमें आपने कहा था कि जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन डराकर लोगों से वोट लेना चाह रही है, ये कहाँ तक सत्य? नहीं, डरा करके नहीं मैं कह रहा हूँ। देखिए, मैंने ही कहा था कि अगर आरजेडी और जेडीयू का मर्जर नहीं होगा ना, तो जेडीयू का कोई आधार बचा नहीं। और जो आरजेडी का जो आधार है ना, वो कभी भी नीतीश बाबू के साथ नहीं जाएगा उस चुनाव में, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश बाबू की पूरी राजनीति आरजेडी के खिलाफ रही। तो स्वाभाविक है कि जो भी राजनीतिक लोग इस बात को समझते हैं। 2024 में बीजेपी हिंदुत्व पर चुनाव लड़ेगी या सेकुलर पर? देखिए, ये जो मुद्दा है ना बिहार में, आप देश में देख रहे हैं, वह प्रधानमंत्री जी का 9 साल चल रहा है। आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में अमन चैन है। भारतवर्ष की पहचान दुनिया में है। जहाँ भी जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनका किस प्रकार से सम्मान होता है। दुनिया की बड़े बड़े संस्थाओं ने उनको सम्मानित किया है। और आप देखिए भाई, दुनिया का सबसे ताकतवर कौन आज देश है? अमेरिका है। उसका राष्ट्रपति क्या कर रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं कि भाई उनको ऑटोग्राफ चाहिए। वहाँ का जो लोग है वो क्या बोल रहा है कि आपको जीवंत लोकतंत्र देखना है तो भारतवर्ष जाइए। ऑस्ट्रेलिया के जो हेड हैं वो क्या बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी बॉस हैं। तो जो एक इमेज इन्होंने बनाया है अपने देश का, वो क्या बनाया है कि भारतवर्ष न सिर्फ एक मजबूत लोकतंत्र है, बल्कि आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी। आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है भारतवर्ष। जो कोरोना का आप जानते हैं कि समय आया था, भारतवर्ष में 220 करोड़ डोज लगा। 100 देश से ज़्यादा को कोरोना का वैक्सीन का सप्लाई किया गया। तो भारतवर्ष की जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है ना, अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से काम किया है, देश में काम किया है, देश में लोगों को, गरीब गुरबा को, गांव को मजबूत किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को मजबूत किया है। लेकिन आज तो महंगाई बढ़ा है। ये देखिए, महंगाई क्या होता है, एक सब्जेक्टिव चीज़। अगर आप देखिएगा तो अभी आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में भी आया है, वो 5% से कम महंगाई रह गया है। आप कंपेयर करिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जितना यूरोपियन कंट्रीज़ है 35% से ज़्यादा महंगाई है, अमेरिका है 35% से ज़्यादा है,
किसी भी कंट्री में देखिएगा, हमारे देश में आज की तारीख में आप जरा समझ लीजिए कि 1121 लाख मीट्रिक टन जो है अनाज किसानों को मुफ्त में बांटा है। प्रत्येक परिवार के सदस्य को 5 किलो मुफ्त में अनाज मिलता है। साधारण है क्या? कोई आदमी भारतवर्ष में कोरोना के काल में भूख से नहीं मरा है। ये साधारण उपलब्धि नहीं है। ये तो इतना ही नहीं, आप देखिए बाहर जितना भी काम हुआ, आज आप देख लीजिए कि पहले भारतवर्ष में क्या होता था, क्या बोलते थे राजीव गांधी कि 100 पैसा भेजो तो 15 पैसा मिलता है, 85 पैसा ऊपर रह जाता है। और आज देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में भारतवर्ष में कितना बड़ा काम हुआ है। आप समझिए करीब करीब 29 लाख करोड़ रुपया सीधे लोगों के खाते में गया है, जहाँ किसी प्रकार की कोई दलाली नहीं हुई, कोई बिचौलिया नहीं रहा। तो सुशासन कैसे बढ़े और क्या प्रतीक हो सकता है? लेकिन नीतीश बाबू तो कहते हैं कि विकास हुआ ही नहीं देश में। नीतीश बाबू को कुछ दिखेगा तब न जी। आप जरा नीतीश बाबू को पूछिए कि एक एक पैमाने पर जरा चलिए। उनको मैं बता रहा हूँ कुछ आंकड़े, तो आप लोग पूछ लिया करिएगा कि नीतीश बाबू क्या भारतवर्ष दुनिया की आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कि नहीं? तो बिना विकास एक हो जाएगा। पूरा भारतवर्ष का जो आज इकोनॉमी है वो कितना का है? 3.5 ट्रिलियन डॉलर का है। 2014 में कितना का था? 2 ट्रिलियन का भी नहीं था। आप जरा देख लीजिए, ये भारतवर्ष में सारा चीज़ इंपोर्ट होता था, डिफेंस का सारा चीज़ एक्सपोर्ट होता था। आज 16 अपना तो आत्मनिर्भर है ही, 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। आप ये दवा का देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का देख लीजिए, 1,83,000 करोड़ का दवा फार्मास्यूटिकल चीज़ों का एक्सपोर्ट हुआ है। अब नीतीश बाबू को नहीं दिखता है तो कौन कहेगा? मैंने बताया तो दिया आपको कि भाई 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज लोगों को बांट दिया गया। साधारण है क्या? 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना दिए गए। उपलब्धि कम है क्या? क्या चाहिए नीतीश बाबू को? उनको नहीं दिखता है तो हम लोग क्या करें? अभी इसी रहुई में लगभग 100 घर जिस पर इंदिरा आवास बना था, अभी फिर उसको उजाड़ दिया गया कि आप लोग अतिक्रमण किए हैं, परंतु बीजेपी ने कुछ कहा नहीं इस मामले पर। धरना जुलूस भी हुआ। देखिए बात ये होती है कि सबसे पहले जब आप कोई बनाते हैं किसी चीज़, गरीब, देखिए या मैं इस बात को पूरा जानता नहीं हूँ, लेकिन एक सोच क्या पर्ची दिया गया था उन लोगों यही को, मैं बता रहा हूँ। इंदिरा आवास के लिए क्या होता था ना कि भाई जो गरीब आदमी है उनके लिए आवास बनाने की योजना होती थी, या तो उनके पास अपनी ज़मीन होती थी, या जो गांव समाज की सरकार की ज़मीन होती थी उसको अलॉट करके उनको दिया जाता था, या अगर ये दोनों चीज़ नहीं रहता था तो उनको सरकार पैसा देती थी कि तुम ज़मीन खरीद लो तो उस पर आवास बनाओ। तो अगर किसी ने आवास बना लिया उसके बाद उसको हटाया गया, तो मुझे डिटेल पता नहीं है, लेकिन इस प्रकार का तो काम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये कर रहे हैं, अब चुनाव भी करीब आ गया है, 2024 और 25 भी, लोगों का दौड़ भी जारी है, तो आप बीजेपी में आ चुके हैं, यहाँ क्या हालात रहेंगे? देखिए मैंने बताया ना आपको कि देखिए जो आज की तारीख में स्थिति है, मैंने बता दिया कि भाई चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर है चाहे राष्ट्रीय स्तर है, उस पर बीजेपी ने काम किया। और आज जो स्थिति आप देख रहे हैं तो बीजेपी की जो स्थिति थी 2019 में उससे बेहतर स्थिति रहेगी। लेकिन एक समुदाय तो डरा हुआ है बीजेपी के आने पर, उसको आश्वस्त कैसे कराएंगे? देखिए मैं बता दूं, उस समाज को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए प्रधानमंत्री ने जितने निर्णय लिए उनका क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और ये सबको एहसास भी है। एक बात बताइए मुझे, डरने के क्या कारण? अब किसान सम्मान निधि योजना है, 11 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, तो उसमें जो हमारे किसी भी समाज के साथी हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले, उसका कुछ छेड़छाड़ किया गया, कोई भेदभाव किया गया? आप अगर देखिए जो समाज के बारे में करें डर रहे हैं, उनका जो कोटा था आपको हज करने का, मोदी जी के पहले 1.25 लाख था, आज 2 लाख कराया है। तो देखिए देश को मजबूत अगर कर रहे हैं, और हमारे देश की खासियत क्या रहे? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पर बहुत सारे धर्म के मानने वाले, बहुत जाति के लोग मानने वाले, बहुत तरह के वेशभूषा ग्रहण, इस सबको साथ एक लेकर के चलने का तब देश हमारा मजबूत होगा। और हमारा जब भारतवर्ष है वो मजबूत होगा तो सब लोग मजबूत होंगे। और बाहर जब कोई अगर जाता है तो अगर आपका घर अच्छा है तो बाहर भी मजबूत दिखते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि समाज के जितने लोग हैं, जितने खास करके जो गरीब गुरबे लोग हैं, चाहे किसी जात धर्म को मानने वाले, सबका विकास। डरी हुई जनता को क्या आप संदेश देंगे? देखिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए भारतवर्ष में संविधान सर्वोपरि और संविधान के अनुरूप ही शासित है।
इसलिए डरने की क्या आवश्यकता है?